नमस्कार। चंडीगढ़ दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती। दूरदर्शन की हमेशा कोशिश रहती है कि वो ऐसे विषयों पर चर्चा करे जो ना सिर्फ हमारे दर्शकों को जागरूक करे बल्कि उनके रोज़मर्रा जीवन में भी उन्हें राह दिखाए। आज हमारी चर्चा का विषय कुछ इस तरह का ही है जो ना सिर्फ भारत की पृष्ठभूमि तय करेगा बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। जी हाँ, आज हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में राब्ता कायम किया है श्री राजीव बिष्ट, एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जोन, श्री रितेश सैनी, रीजनल पीएफ कमिश्नर 1 जोनल ऑफिस पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जोन, श्री जगजोत सिंह, रीजनल पीएफ कमिश्नर 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बद्दी। स्वागत है सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और ये भारत के रोजगार व कौशल के विकास के लक्ष्य में कैसे योगदान देगी? देखिए, जैसा आपको विदित ही होगा कि देश में आज की डेट में सरकार के पास काफ़ी समय से ये एक स्कीम जो सरकार चाह रही थी कि किस तरह देश में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की स्कीम को लाया जाए जिसमें कि नए रोज़गार का सृजन भी हो और जो हमारे नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको भी एक तरह का प्रोत्साहन मिले कि ताकि वो नए वर्कर को अपनी वर्कफोर्स में ज्वाइन करने के लिए उनको जो एक मेहनत या समय लगता था और थोड़ा आर्थिक क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार उनको दोनों चीज़ों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इस स्कीम का सरकार ने लॉन्च किया है। जी, तो ये योजना कैसे सुनिश्चित करेगी कि नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं दोनों को जो लाभ है वो मिल सके? देखिए, आप इस चीज़ से सब लोग विदित हैं कि आज के समय में लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो नया यूथ नहीं देखता और उससे जो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो एक एम्प्लॉयर के लिए होती है कि किसी भी नए फ्रेश आदमी जो वर्कर है या नया यूथ है उसको जब वो रोज़गार देता है तो उसको उतने समय के लिए उसको ट्रेन करता है और उसको हमेशा ये लगा रहता है कि मैं जो ट्रेन करता हूँ तो वो तुरंत छोड़ के चला जाता है। तो एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात है उसको एक उस बांध को ना पूरा करने के सरकार ने स्कीम के तहत प्रयास किया है कि जो नया वर्कर जो फर्स्ट टाइम वर्कफोर्स में 1 अगस्त के बाद जब स्कीम लागू हुई है आएगा और एम्प्लॉयर उसको 6 महीने तक दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। 6 महीने तक एम्प्लॉयर उस पर इन्वेस्ट करेगा, उसको ट्रेन करेगा, उसको टेक्निकल स्किल देगा, तो एम्प्लॉय को भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके पैसा उसके खाते में आएगा और एम्प्लॉयर को भी क्योंकि उसने 6 महीने तक उसको ट्रेनिंग में खर्चा किया है, उस बंदे को ट्रेन किया है जो कि अब उसके इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए तैयार है, तो सरकार उसको भी उसके लिए आर्थिक रूप से डायरेक्ट डीबीटी से एम्प्लॉयर को भी सहायता प्राप्त इस स्कीम के द्वारा करेगी। तो इस तरह दोनों के लिए स्कीम में विन विन सिचुएशन है कि एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को रिटेन करे और एम्प्लॉय भी वहाँ रुका रहे और ट्रेंड एम्प्लॉय जितना लंबा रहेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को भी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। जी, इस योजना में प्रथम नियुक्त को हम कैसे पहचानेंगे? किस तरह से तय किया गया कि प्रथम नियुक्त ये है, तो कोई इस तरह से बनाया गया है? देखिए, ऐसा है कि ईपीएफओ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जो कि स्कीम को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और उसके यहाँ हमारे यहाँ जो एक खाता जिसे हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं, हर एम्प्लॉई का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है जो कि उसके आधार द्वारा वैलिडेट होता है। इसका मतलब हर आदमी का यूएन एक यूनिक है। एक बार वो उसको आधार से यूएन जनरेट होने के बाद आजीवन वही यूएन वो लेके आगे चलेगा। तो ऐसे वो सब नए 1 अगस्त 2025 के बाद जो यूएन जनरेट होंगे जो कि फर्स्ट टाइम हो रहे हैं और आधार द्वारा और फेशियल ऑथेंटिक टेक्नोलॉजी के तहत जो एक्टिवेट होंगे उनको हम प्रथम नियोक्ता मानेंगे, जिन्होंने मतलब आज से पहले कभी आधार से लिंक यूएन उनका जनरेट नहीं हुआ है और फर्स्ट टाइम जब रोज़गार में आ रहे हैं 1 अगस्त 2025 के बाद उनको फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय माना जाएगा। जी, तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस योजना में 15,000 रुपये के बारे में बात की गई है, तो ये 15,000 रुपये की जो वित्तीय सहायता है ये नए कर्मचारियों को किस तरह से नौकरी में मदद करेगी और किस तरह से ये उनको और उत्पादकता में ढलने में मदद करेगी? देखिए, जो सरकार ने ये नई स्कीम बनाई है इसके 2 पार्ट हैं।
पहला पार्ट ए, भाग ए, जिसकी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसके माध्यम से 15,000 रुपये की राशि जो भी नया एक एम्प्लॉई जो EPFO के साथ जुड़ रहा है उसके खाते में प्रदान की जाएगी, 15,000 रुपये तक की राशि। ये राशि को इस तरीके से योजना को बनाया गया है कि ये राशि उसे 2 किश्तों में प्राप्त होगी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो कम से कम 6 महीने उसे वहाँ बिताने होंगे। 6 महीने के बाद वो एक मुश्त राशि, अगर वो 15,000 तक की से ऊपर है तो 15,000 मिलेगा, उससे कम रहेगा तो उतना ही अमाउंट का हाफ अमाउंट उसे उसके खाते में DBT के माध्यम से मिल जाएगा। DBT जैसा हम जानते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट रहेगा उसमें चला जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है, जो बाकी दूसरी राशि है, वो 12 महीने के बाद मिलेगी, जिसमें उसे रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा। इसमें साथ में एक कोर्स भी सरकार ने किया है जो उसके लिए ज़रूरी है उसको पूरा करना। देखिए, इसके पीछे कुछ सरकार की ऐसी मंशा रही है कि ये समझा है सरकार ने कि जब भी कोई एक नया व्यक्ति एक नौकरी लेने के लिए जाता है तो कई बार उसे अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है या अपने शहर में भी दूसरी जगह पर रहना पड़ता है, उसका खर्चा होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में रहता है या कहीं PG में रहता है। इन सब खर्चों को सरकार ने समझा कि कुछ एक तरीके से इंसेंटिव उनको भी मिले कि नई नौकरी में जो जा रहा है उसको भी एक इंसेंटिव मिले, सो दैट कि वो अपने जो कुछ खर्चे होने वाले हैं उनकी भरपाई कर सके। तो ये उस दिशा में सरकार का प्रयास है, जिसमें पार्ट ए में 15,000 तक रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राकेश जी, आपने अभी एक कोर्स की भी बात करी, तो इस कोर्स के बारे में बताएं, किस तरह ये कोर्स कहाँ अवेलेबल रहेगा, क्यों करना ज़रूरी है और उससे करने के क्या फ़ायदे रहेंगे? देखिए, एक और जो इसमें काफ़ी डीप थॉट जो गया है सरकार की तरफ से, वो ये है कि हमारा जो आज का यूथ है उसका काफ़ी ज़्यादा उसका फोकस रहता है कंजम्पशन पे। पैसा आता है खाते में और वो उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना भी हों और कंजम्पशन में उसको खर्च कर देता है, जिससे उसकी लॉन्ग टर्म जो सेविंग्स हैं, जो बाद का समय प्रोविडेंट टाइम्स जिसके लिए है कि बाद का समय जब कुछ समय ख़राब हो सकता है, उस समय के लिए उसके पास पैसा नहीं बचता है। तो ये समझ सरकार ने समझा है कि ये समझ की भी एक जानकारी उनको देने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में एक वित्तीय साक्षरता का एक कोर्स एक डिज़ाइन किया गया है जो EPFO की ही वेबसाइट पे उपलब्ध होगा, जहाँ पे वो कुछ जिसकी मोडालिटीज़ अभी वर्क की जा रही हैं, कुछ समय में वो सभी के साथ साझा कर दी जाएंगी, जिसके माध्यम से वो उस कोर्स को करेंगे, उससे वो अपने जीवन में कुछ चेंज ला सकें। देखिए, ताकि वो फ्यूचर के लिए उस पैसे को यूज़ कर सकें। तो इस दिशा में ये एक सरकार की तरफ से प्रयास है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो दूसरी किश्त है, पहली किश्त तो जैसा मैंने बताया कि 6 महीने बाद मिल जाएगी, दूसरी किश्त 12 महीने के बाद मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें वित्तीय साक्षरता का एक कोर्स है जो ये पूरा करना रहेगा। इस कोर्स के पूरा होने के बाद ही उनके खाते में जो दूसरी राशि है, दूसरा जो ट्रांच कहें हम, दूसरी किश्त कहें, वो उनके खाते में उनको मिलेगी। जी, इसमें हमने बात करी है नियोक्ताओं के लिए भी, तो नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के बारे में ये योजना किस तरह से कारगर सिद्ध होगी? देखिए, यहाँ पर समझ ऐसा है कि नौकरी, एक तो नौकरी पाने वाला है और एक नौकरी देने वाला है। नौकरी पाने वाले के लिए सरकार ने जो इंसेंटिव दिया है वो भाग ए में, इसका कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया। भाग बी है वो नियोक्ताओं के लिए है। देखिए, नौकरी जो एक एम्प्लॉयर है, एक नियोक्ता है जो नौकरी क्रिएट कर रहा है, नौकरी नहीं बना रहा है, तो उसको भी कुछ इंसेंटिव दिया गया है कि वो अपने साथ लोगों को जोड़े। तो इस दिशा में ऐसा प्रयास किया गया है कि जो एम्प्लॉई जिस स्लैब के अकॉर्डिंग, जिसमें जैसे हम इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है, 10,000 रुपये तक की सैलरी, 10 से 20,000 रुपये तक की सैलरी और 20,000 से 1 लाख रुपये तक की सैलरी। तो इसमें ऐसा किया गया है जो 20,000 से 1 लाख रुपये तक कोई भी नई नौकरी जो में जुड़ रहा है नियोक्ता के साथ, तो उसको एक मुश्त 3,000 रुपये पर महीना का सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। जो 10,000 से 20,000 रुपये के बीच में नौकरी जो नियोक्ता जिसे दे रहा है, उस एडिशनल एक आदमी के लिए उनको 2,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। और जो 0 से लेकर 10,000 रुपये तक की सैलरी है, उस केस में सिर्फ 10% का ही इसमें प्रावधान किया गया। मान लीजिए कि कोई नियोक्ता 9,000 रुपये की सैलरी पर किसी को अपने यहाँ पर रखता है नौकरी पे, तो उन्हें 10% उसका 900 रुपये ही दिया जाएगा। तो इस सरकार की तरफ से भी एक प्रयास है कि जो सैलरीज हैं वो एक लेवल से बढ़ें। जैसे ही आप देखिए कि 10,000 से ऊपर की सैलरी जाएगी तो वो नियोक्ता को उसका इंसेंटिव जो 2,000 रुपये मिलना लगेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से है। इसमें दूसरा पार्ट है कि
नियोक्ता को जो भी नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है उसके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर जैसे अभी ऑलरेडी हमने जो देखा है, पिछले 12 महीने से हमारे साथ कोई भी संस्थान जुड़ा हुआ है, उसके केस में अगर वो 50 से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ हमारे पास ECR भर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न, हमारे यहाँ जो रिटर्न रहता है, अगर 50 से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ रिटर्न भर रहा है तो उस केस में से एडिशनल 5 लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और 6 महीने तक उनको अपने पास रखना पड़ेगा जी। तो उसी के बाद उनकी राशि उनको मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि जैसे 25,000 रुपये की कोई सैलरी के साथ जुड़ा है तो उसके लिए 3,000 रुपये पर महीने का इंसेंटिव मिलेगा जी। और वो 6 महीने बाद 18,000 रुपये के हिसाब से उनके खाते में एम्प्लॉयर को मिल जाएगा जी। तो ये एक सरकार की इस दिशा में पहल है और ये सिर्फ 2 साल तक तो ये सभी के लिए ये स्कीम अवेलेबल है, कोई भी नियोक्ता जो है। लेकिन सरकार का जोर है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हम ज़्यादा रोजगार का सृजन करें, तो उसके लिए एडिशनल इंसेंटिव इसमें दिया गया है, जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि बाकी सभी के लिए जो स्कीम 2 साल के लिए उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के क्षेत्र में जो भी नई कंपनियां, जो भी नए फैक्ट्रीज में रहेंगी, उनको 4 साल का इसका बेनिफिट मिलेगा जी। और बेनिफिट ऐसा है कि 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक ये नॉर्मल पीरियड है। इस पीरियड में जो भी नियोक्ता इसके लिए रजिस्टर करेगा उससे बेनिफिट मिलेगा। और यही जैसा आप मैंने बताया कि विनिर्माण के क्षेत्र में ये 2 साल अतिरिक्त मिलेगा, तो उनके लिए ये जो इसकी समय सीमा होगी वो 31 जुलाई 2029 रहेगी जी। ठीक है जगजोत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नियोक्ता प्रोत्साहन तय करने के लिए जो बेस लाइन और नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट है जी, इसकी गणना कैसे की जा रही है? जी, जो करंट EPFO का एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं हर महीने एक ECR ऑनलाइन फाइल करते हैं और उसी ECR के आधार पे ऑनलाइन जो PF का अंशदान है अपने कर्मचारियों का वो EPFO के पास जमा करवाते हैं। तो पहले वो ECR फाइल करते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी उसमें टोटल अंशदान होता है उसको EPFO के पास जमा करवाते हैं जी। तो जो बेसलाइन है वो लास्ट 12 महीनों की जो ECR होगी जितने भी एम्प्लॉयज़ की, उसकी एवरेज लेकर के बेसलाइन डिसाइड की जाएगी। तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है वो लास्ट 12 महीनों में 100 एम्प्लॉयज़ की ECR फाइल करता है तो उसकी बेसलाइन 100 मान ली जाएगी। और नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इस तरह से देखी जाएगी कि 1 अगस्त 2025 के बाद हर महीने जो ECR फाइल होगी उसमें कितने कर्मचारियों की ECR फाइल हुई है। मान लीजिए अब वो एम्प्लॉयर 105 या 107 लोगों की ECR फाइल करता है तो नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस मंथ की ECR माइनस द बेसलाइन हो जाएगी। तो इन दिस केस 7 एम्प्लॉइज जी जी। ज़रूरी है कि एक बार ये बेनिफिट मिल जाए उसके बाद भी जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करके रखे, तो ये चीज़ें कैसे सुनिश्चित की जाएंगी? जी, तो इस स्कीम में सरकार 2 चीज़ों को प्रमोट करना चाहती है, न्यू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, बट हम ऐसा देखते हैं इंडस्ट्री में कि लोग नए आदमी को रख लेते हैं, बाद में वो आदमी पसंद नहीं आता या वो आदमी के स्किल सेट अच्छे नहीं है तो उस आदमी को कई बारी जॉब से निकाल भी दिया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है वो न्यू हायरिंग भी चाहती है और हायरिंग के साथ सस्टेनेबिलिटी भी चाहती है कि जो भी नया व्यक्ति आए एम्प्लॉयर कोशिश करे कि उसको एक पर्टिकुलर स्किल सेट दे सके। और इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी नया कर्मचारी कम से कम अगर 6 महीने काम करेगा तभी नियोक्ता को उसका भाग बी में बेनिफिट मिला जाएगा जी। तो अगर बेनिफिट मिल गया जी एंड वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते जी, मतलब जैसे वंस दे गॉट बेनिफिट और उसके बाद उन्होंने उस कर्मचारी को निकाल दिया जी, तो जैसे ही कर्मचारी को निकालेंगे उस कर्मचारी के अगेंस्ट वो बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उस कर्मचारी को निकाला और कोई और व्यक्ति हैं जिन्होंने 6 महीने पूरे किए हैं तो उन व्यक्तियों के, उन कर्मचारियों के अगेंस्ट एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता रहेगा जी। तो अगर कोई कर्मचारी 6 महीने पूरे ही नहीं करता जी, वो नौकरी ज्वाइन करके छोड़ देता है तो उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट रहेगा? जी, तो इसका उत्तर मैं भाग ए और भाग बी दोनों के लिए दूंगा जी। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से पहले छोड़ जाता है तो भाग ए में उस कर्मचारी को जो पहली इंस्टॉलमेंट है पार्ट ए के तहत वो नहीं दी जाएगी। उसको कम से कम 6 महीने पूरे करने पड़ेंगे तो पहली इंस्टॉलमेंट, और 12 महीने पूरे करने पे पहली और दूसरी दोनों इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी। ये है भाग ए की बात। जहाँ तक भाग बी की बात है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी नया व्यक्ति जो कंपनी हायर करे उसे कम से कम 6 महीने रखे। अगर वो व्यक्ति 6 महीने से पहले छोड़ के जाता है तो उस
एम्प्लॉय के अगेंस्ट बेनिफिट उस एम्प्लॉयर को भी नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय को भी नहीं मिलेगा। जी। तो दोनों तरफ से सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है कि कोई नया एम्प्लॉय आए, वो भी कोशिश करे कि वो कम से कम 6 महीने काम करे और एक सर्टेन स्किल सेट डेवलप कर सके। और एम्प्लॉयर के लिए भी एक इंसेंटिव है कि कोई नया व्यक्ति आता है उसे ट्रेन करे, 6 महीने कम से कम रखे और वो कंपनी के साथ रेगुलर एक बारी काम करने लग जाए और उसी के बाद उसको बेनिफिट दिया जाएगा। जी। और अगर एम्प्लॉयर जो है वो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को हायर करता है जी। तो क्या वो भी इस योजना के तहत गिने जाएंगे? जी, जो ईपीएफ एक्ट है वो रेगुलर और टेम्परेरी या कैजुअल एम्प्लॉयज़ में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करता है। तो एज लॉन्ग एज ये जो भी नए कर्मचारी हैं उनका पीएफ का अंशदान हर महीने ईसीआर में जमा करवाया जा रहा है, उस एम्प्लॉय को भी एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि 6 महीने की कंडीशन है, एक व्यक्ति 6 महीने काम कर लेता है, उसका स्किल सेट डेवलप हो जाता है, एक कंपनी के माहौल में वो व्यक्ति भी रंग जाता है, तो कंपनी के पास भी एक इंसेंटिव होगा कि उसको जॉब से ना निकाला जाए और पार्ट ए में एम्प्लॉय के पास भी इंसेंटिव होगा कि वो जॉब ना छोड़े। तो इस तरह से सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। जी। तो जो एम्प्लॉय है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो क्या उसके लिए कोई एज लिमिट या कुछ ऐसा तय किया गया है कि मिनिमम एज लिमिट या मैक्सिमम एज लिमिट इतनी ही रहेगी, उसके बाहर या उसके पहले हम लोग उसे हायर नहीं कर सकते? जी, पार्ट ए में ऐसी कोई भी एज लिमिट नहीं है। सच जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वो फर्स्ट टाइमर होना चाहिए, जैसा कि पहले समझाया गया था कि उसका आधार लिंक जो यूएन है वो पहली बार ही जनरेट किया गया हो और उसकी ग्रॉस सैलरी एज लॉन्ग एज 1 लाख रुपए से कम होगी उसको बेनिफिट मिलेगा। जो भी उसकी एज होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ये बेनिफिट दिए जाएंगे। जी। और क्या उम्मीद है कि इस योजना से लगभग कितने युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है? जी, गवर्नमेंट का टारगेट इस स्कीम के तहत जो अनुमान लगाया गया है कि करीब 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ जॉब्स नई क्रिएट होंगी, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उसमें से 1.92 सीआर फर्स्ट टाइमर्स होंगे और बाकी के रीजॉइनीज होंगे। तो 1.92 करोड़ युवाओं को सीधा सीधा इस स्कीम का लाभ मिलने की संभावना है। जी। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन दोनों को अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत है या फिर किस तरह से वो इस पोर्टल पे आ सकते हैं? क्या कोई ऑनलाइन पोर्टल या कोई ऐप है ईएफ के द्वारा जिसके द्वारा वो वहाँ पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सके कि हाँ हम इस स्कीम के जो फ़ायदे हैं वो उठाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक कर्मचारियों का है जी। वो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, 1 अगस्त के बाद जो भी एम्प्लॉय जिसका यूएन फर्स्ट टाइम जनरेट हो रहा है और फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो कि उमंग ऐप में उपलब्ध है उससे वो एक्टिवेट हो रहा है, वो तो इस स्कीम का अपने आप ऑटोमेटिक पार्ट बन रहा है। एम्प्लॉयर को केवल अपने बेसिक डिटेल, क्योंकि इसमें उसका जो जीएसटी नंबर है वो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो कोई भी एम्प्लॉयर कैसे मैन्युफैक्चरिंग में गिना जाएगा, तो जीएसटी में जिसका मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्ट्रेशन है उसको जीएसटी अपना पैन नंबर बताना पड़ेगा हमारे उसमें रजिस्ट्रेशन में बस। और पैन से जो भी बैंक अकाउंट एम्प्लॉयर का लिंक्ड है उसमें पैसा उसमें जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एम्प्लॉयर के केस में वहाँ जाएगा और एम्प्लॉय केस में जो भी उसका आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसमें डीबीटी ट्रांसफ़र होगा। तो एम्प्लॉयर को केवल अपना जीएसटी डिटेल और अपना पैन डिटेल देने पड़ेंगे और जिससे कि ऑटोमेटिकली वो उसका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन स्कीम के लिए ऑटोमेटिक होगा। ईसीआर वो हमारे यहाँ भरता ही है, वही वैसे ही उसको ईसीआर भरते रहना है। उसमें जो नए एम्प्लॉय हैं वो ऑटोमेटिक उसके बेस लाइन से सारा का सारा सिस्टम आईटी ड्रिवन है, तो इसमें किसी का मैनुअल इंटरवेंशन तो है नहीं। और सरकार का भी प्रयास यही है कि सारा का सारा बेनिफिट ट्रांसफ़र भी सरकार के द्वारा सबके खातों में ऑटोमेटिक पहुँच जाए। जी। राकेश जी, क्या इसमें ईपीएफओ के बेनिफिट्स भी मिलेंगे एम्प्लॉयज़ को या फिर सिर्फ और सिर्फ इतनी लिमिटेड ही है? नहीं, ये देखिए ऐसा है, जो ये हम इस स्कीम को ईपीएफओ इम्प्लीमेंट कर रहा है जी। तो ईसीआर हमारा एक प्राइमरी टूल है जिसके माध्यम से जो भी हमारा नियोक्ता है वो सारी की सारी अपनी जानकारी, जो भी उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस डिटेल, उनका पीएफ का अंशदान, वो सभी हमारे यहाँ पर सबमिट करता है। उसी को आधार मान के इस स्कीम में आगे बढ़ा जा रहा है। तो जो ईपीएफ के माध्यम से हम सेवाएं अलग से प्रदान करते हैं, जिसमें उनका पीएफ जमा होता है, उनको पेंशन के वो पात्र बन सकते हैं, साथ ही साथ पेंशन के साथ साथ डिपॉजिट लिंक एक इंश्योरेंस स्कीम भी रहती है, जिसके माध्यम से अगर अनटाइमली कहीं डेथ होता है तो उसका भी एक बेनिफिट उनके फैमिली को, आश्रितों को मिलता है। बाकी लाभ तो जो है, बाकी सारे लाभ के साथ वो अपनी जगह पर सभी के सभी अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो ये एक सरकार की तरफ से एक अलग कोशिश है कि ये अलग से बेनिफिट
एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को दिया जा सके। और सोच वही है जी। कि हम किसी भी तरीके से रोजगार के सृजन को बढ़ावा दे सकें और सभी के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को पैदा कर सकें। जी। जगदीश जी, मैं जानना चाहूँगा कि किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है इस स्कीम को लॉन्च करने की, और क्या लगता है कि कैसी प्रतिक्रिया युवाओं की तरफ से रहेगी इस स्कीम को लेके? जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO रहने वाला है जी। हमको उम्मीद है कि ये जो स्कीम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1.92 करोड़ युवाओं को इस स्कीम का लाभ मिलेगा और जिनकी सैलरी 15,000 तक मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरह से आप देखें कि कोई व्यक्ति 12 महीने सैलरी पाता है, वो फर्स्ट टाइमर है, तो सरकार की तरफ से भी उसको एक्स्ट्रा 15,000 रुपये मिलेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि युवाओं को ये स्कीम काफ़ी पसंद आएगी जी। और जो फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स है, उससे जो बच्चा जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और जॉब मार्केट में आ रहा है, उसको एक कंजम्पशन से सेविंग्स एक एटीट्यूड की तरफ मूव किया जा रहा है स्कीम के तहत। तो हमें पूरी उम्मीद है कि युवाओं को ये स्कीम काफ़ी पसंद आएगी और वो बढ़ चढ़ के इस स्कीम का जी। हिस्सा एक बनेंगे। सवाल और है कि योजना में जो प्रोत्साहन का भुगतान है वो कितने समय के अंतराल में होगा? जी, भाग ए के तहत पहले भी रितेश सर बता चुके हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने कंप्लीट करने पे और दूसरी इंस्टॉलमेंट 12 महीने कंप्लीट करने पे जी। दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। भाग बी में जो नियोक्ता को बेनिफिट जाएगा वह भी 6 महीने के इंटरवल्स पर लास्ट 6 महीनों की कैलकुलेशन एक साथ करके उनको दे दी जाएगी। जी। राजीव जी, क्या लगता है विकसित भारत 2047 के अगर प्रत्यक्ष में हम देखें तो ये योजना कितनी लाभकारी और किस तरह की जो दृष्टि है वो लेके चलती है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 2047 की विकसित भारत की जो एक कल्पना की जा रही है, उसके तहत सरकार के तरफ बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, देश में आप नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, नए हाईवेज़ बन रहे हैं और नए नए इंडस्ट्री के सेक्टर्स बन रहे हैं। पर किसी भी देश में तभी उसकी विकसित के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सरकार देख रही है वो है कि जो यूथ है उसको उस विकसित में भाग लेने के लिए उसका स्किल सेट इन्हांसमेंट। तो आप देख रहे होंगे सरकार ने बहुत सारे नए IITs, IIMs, बहुत सारी चीज़ों में सरकार का विकसित देश को विकसित 2047 तक पहुंचाने के लिए के तहत ही स्कीम का भी लॉन्च किया गया कि जो नया यूथ वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहा है वो ट्रेंड होगा तो एक अच्छा वर्कर होगा, इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी रिसोर्स होगी, जो अच्छी रिसोर्स होगी वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस प्रोडक्ट का देश में भी डिमांड रहेगी और इंटरनेशनल डिमांड भी तभी मीट कर पाएगा जब हम क्वालिटी ले पाएंगे। तो कोई भी देश आगे बढ़ना चाहता है, विकसित होना चाहता है, उसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी जो है लास्ट करती है। और इस पूरे योजना का प्रायोजन यही है कि क्वालिटी मैन पावर देश में क्रिएट हो, जो कि देश को आगे ले जाके विकसित देश तक उसको पहुंचा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। 1 अगस्त 2025 से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, जिसमें कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को बराबर बेनिफिट दिया गया है। इसमें एम्प्लॉई को बेनिफिट दिया गया है 15,000 रुपये तक का, जो कि पहले 6 महीने में एक EMI में जाएगा, दूसरी बार 12 महीने बाद फिर दूसरी EMI की तरह से उसको पे होगी उसके डायरेक्ट उसके अकाउंट में। दूसरा बेनिफिट जो होगा वो एम्प्लॉयर को जाएगा, वो 3,000 पर मंथ एवरी मंथ उसको बेनिफिट दिया जाएगा। इस स्कीम से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का फ़ायदा होगा। पहले एम्प्लॉई का ये फ़ायदा होगा कि जो एम्प्लॉई एक कंपनी में रुकते नहीं थे ज़्यादा, उनको 6 महीने का वो वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, उनके एक्सपीरियंस में वो ऐड होगी। साथ में एम्प्लॉयर का ये फ़ायदा होगा कि एम्प्लॉई के ऊपर वो जो अपने स्किल सेट करने के लिए अपना रिसोर्सेज लगाता है, एम्प्लॉई जो है वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा, 6 महीने मिनिमम वो रुकेगा कम से कम बेनिफिट लेने के लिए, तो एम्प्लॉयर का ये फ़ायदा होगा। साथ ही साथ इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारे हैं वो एम्प्लॉई को वो भी कवर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की स्कीम लेके आती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को पूरा करने का एक सशक्त प्रयास है। एक कवि की कही हुई पंक्तियाँ याद आ गई कि सोते हुए देश को जगाने वाला चाहिए, लूटने पर तो सब तुले हैं, कोई बचाने वाला चाहिए।
वादे तो लाखों करते हैं, कोई निभाने वाला चाहिए, सिर उठा के तब जियोगे, पहले सर कटाने वाला चाहिए। जी हाँ, जब ऐसी योजनाएं सामने आती हैं तो युवाओं को भी हिम्मत मिलती है। ज़रूरी होता है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सरकार की तरफ से किए गए कदमों को वो ना सिर्फ सराहें बल्कि उनमें अपना भी योगदान दें। आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।